बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल सितारा-ए शाम जिसकी राइटर है आमना रियाज़, उसकी ये तीसरी एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस तीसरी एपिसोड को बगैर किसी देर के। एक जगह से नकल मकानी करके किसी दूसरी जगह सकूनत इख्तियार करने वालों को जितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, उतनी ही दिक्कतें समीना और मावा को दरपेश थी। ये भी शुक्र है कि उन्हें तौकीर साहब और उनकी बेगम का ताउन हासिल था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सहूलत हो गई थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हें मौसम से मुताबिकत पैदा करने में दरपेश आ रही थी, क्योंकि 14 साल कबल समीना ने उसी खित्ते से हिजरत की थी और यहाँ के मौसम और उनकी सख्ती से बाखूबी आगाह थी। फिर भी वो मुश्किलात का शिकार थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की आबो हवा में आलूदगी का बढ़ा हुआ इतना तनासुब था। मावा 8 साल की उम्र में पाकिस्तान को खैरबाद कह चुकी थी। उसे भी वक्त का दिक्कत का सामना था, लेकिन ये गालबन उसकी उम्र और शौक़ का तकाजा था कि वो जल्दी हार नहीं मान रही थी। पहले रोज़ उन्होंने मार्केट में गुजार कर वो तमाम चीज़ें खरीदी जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी में शुमार होती थी। उसी रोज़ मावा ने किसी शोरूम से एक सेकंड हैंड ऑल्टो बुक करवाई थी और अगले ही रोज़ से उस शहर का सबसे बेहतरीन ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर लिया था। हालांकि ड्राइविंग वो पहले से जानती थी, लेकिन ये इकदाम पाकिस्तान की सड़कों और ट्रैफिक से हमआहंगी पैदा करने के लिए किया था। अगले रोज़ मावा यहाँ के मौसम के मुताबिक कुछ कपड़े वगैरह ख़रीदना चाहती थी, लेकिन समीना ने जाने से इनकार कर दिया। उनकी तबीयत सुबह से बोझल थी, नाश्ता भी बराए नाम किया था। उनकी तरफ से मायूस होकर मावा ने अकेले जाने का फ़ैसला किया। उसके जाने के बाद समीना कुछ देर लेटी रही, फिर उन्हें भूख महसूस होने लगी तो कुछ खाने के ख्याल से किचन में आ गई, लेकिन भूख के बावजूद वो खुद को कुछ खाने पर आमादा नहीं कर सकी। पेट भरने के ख्याल से वहीं खड़े खड़े 3 गिलास पानी नल से भरकर मैदे में अंडेले। ज़रा सुकून महसूस हुआ तो आकर लाउंज के सोफ़े पर लेट गई, लेकिन ये सुकून महज चंद मिनटों का था। यकायक उन्हें बड़ी शदीद मतली महसूस होने लगी और सर बुरी तरह चकराने लगा था। पिछले रोज़ उन्होंने शाजिया से किसी काबिल एतमाद मुलाजमा के लिए कहा था। वो उन्हें अपनी खालाजाद बहन के बारे में बताने आई थी। जिस वक्त वो उधर आई, समीना 3-4 बार उल्टियाँ करके बेहाल हुई पड़ी थी। उसके हाथ पैर फूल गए। समीना को सीधा करके लिटाया, पानी पिलाया, 2-3 सवाल पूछे, लेकिन समीना में हिम्मत होती तो जवाब देती। शाजिया दौड़ी दौड़ी गई और सरवत को बुला लाई। सरवत कहाँ की डॉक्टर थी। समीना की हालत देखकर खुद भी बौखला गई, लेकिन अगले ही पल बौखलाहट से ज़्यादा चौंकी। अरे ये तो चेहरा मानूस था, कई साल पहले का। एक लम्हा उनके जहन के दरीचे से झांकने लगा था और ये इतनी हैरान कुन बात थी कि चंद लम्हे के लिए वो सब कुछ भूल गई। फिर पलट कर शाजिया से बोली, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। करीब ही एक जनरल फिजिशियन का क्लिनिक था, वो समीना को वहीं ले आई। डॉक्टर ने चेकअप किया, माहौल की तब्दीली और आबो हवा की तब्दीली नासाजी तिबा की सबसे बड़ी वजह बताई। घबराने की ज़रूरत नहीं, मामूली नोयत का डायरिया है। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, दवाइयाँ लिख कर दी, तबीयत ना संभलने की सूरत में ड्रिप तजवीज़ की, कुछ परहेज़ बताया और सख्ती से ताकीद की कि पानी उबाल कर या अच्छी क्वालिटी का मिनरल वाटर इस्तेमाल किया जाए। वापसी तक समीना अच्छी खासी मशकूर हो चुकी थी। थैंक यू सो मच मिसेज़ दानियाल, आपने बड़ी मदद की। इसमें शुक्रिया की तो कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। सरवत ने अपनी मखसूस सादा मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया था। बल्कि मैं तो शर्मिंदा हूँ कि आपसे मिलने के लिए पहले नहीं आ सकी। दरअसल कुछ ऐसी मसरूफियत थी कि चाहकर भी वक्त नहीं निकाल सकी। सरवत ने लगे हाथों माजरत भी कर डाली, लेकिन बहरहाल अपनी इस बदअखलाक़ी पर अच्छी खासी शर्मिंदा थी। दानियाल हसन से होने वाली झड़प के असरात तो खैर अब तक बरकरार थे। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, घरदारी की तो बहुत जिम्मेदारी होती है। समीना बेड पर लेटी नकाहत से मुस्कुरा रही थी। आप आराम कीजिए, अब शाजिया यहीं मौजूद रहेगी। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला तकल्लुफ़ बता दीजिएगा। आप जितनी मदद कर चुकी हैं, मैं उतनी के लिए बेहद मशकूर हूँ मिसेज़ दानियाल। आप मुझे सरवत कह सकती हैं। और प्लीज़ तकल्लुफ़ात में मत पड़ें, थोड़े से हकूक़ तो हमसायगी के भी होते हैं। आप अपनी किसी ज़रूरत के लिए हमें याद रखेंगी तो मुझे खुशी होगी। बहुत बेहतर, समीना मुस्कुराई। थोड़ा सो लीजिए, आप बेहतर महसूस करेंगी, सरवत ने बाहर जाते हुए कहा। दरवाज़ा अबूर करने से कबल उन्होंने एक नज़र समीना को देखा। वो आंखें बंद किए लेटी थी। सरवत ने बगौर उन्हें देखा, ये सोचकर शायद उन्हें पहचानने में गलती हुई हो, लेकिन ये महज उनकी खाम ख्याली थी। अलबत्ता इस बात ने उन्हें काफ़ी इत्मीनान बख्शा था कि समीना उन्हें पहचान नहीं सकी। जिस वक्त वो टैक्सी से निकलकर अपने पोर्शन की तरफ जा रही थी, बहरहाल पुरसुकून थी। ज़रा किसी काम से रसोई में आई थी। दूध से लबाब भरी बाल्टी को झुका तू पड़ा देखकर उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। उसने गुस्से से घर की कुल वक्ती मुलाजमा को आवाज़ दी। जी बड़ी बीबी। वसाई बोतल के जिन की तरह हाजिर हुई थी। कितनी कामचोर है तू वसाई, मैंने कितनी ताकीद की थी कि परछत्ती से बड़ा कड़ाव निकाल कर दूध करने के लिए रख देना, लेकिन दूध अब तक करना तो दूर की बात है, यूं ही बगैर उबाले रखा है। जुबैदा बाजी को भिनक भी पड़ गई कि अब तक खीर पकना शुरू नहीं हुई तो उसने मुंह सुजाकर बैठ जाना है।
ज़ोरा ने अपनी बड़ी नंद का नाम लेते हुए कहा, जो साथ वाले गांव से शौहर और बच्चों के साथ 2 दिन गुजारने आज सुबह ही आई थी और आते ही उसने ज़ोरा से खीर की फरमाइश कर दी थी। हाय बीबी, मैं तो भूल ही गई। वसाई ने सर पर हाथ मारा। मैं अभी कढ़ाव निकाल लाती हूँ। वसाई बाहर की तरफ दौड़ी थी। जितनी देर में वो कढ़ाव निकाल कर लाती, ज़ोरा चूल्हे में लकड़ियाँ डालकर आंच हस्बे मंशा कर चुकी थी। कढ़ाव का चूल्हे पर चढ़ाकर उन्होंने सारा दूध कढ़ाव में डाल दिया। जब दूध उबल चुका तो ज़ोरा ने लकड़ियाँ निकालकर आंच कम की और खुद कढ़ाव में चमचा हिलाने बैठ गई। वसाई को उसने चावल साफ करने के लिए कहा था। चमचा हिलाते उसकी नज़र बाहर आंगन तक चली गई। बरामदे में कुर्सियाँ बिछाए दीन मोहम्मद और जुबैदा बाजी के शौहर बैठे थे। करीबी पलंग पर अम्मा और जुबैदा बाजी बैठी बातें कर रही थी। कुछ फासले पर जुबैदा बाजी के बच्चे और जन्नत खेल रहे थे। ज़ोरा ने मोहब्बत पाश नज़रों से जन्नत को देखा। वो सब बच्चों में सबसे प्यारी लग रही थी। जन्नत 4 साल की हो रही थी और बेतहाशा प्यारी बच्ची थी। कुछ ज़ोरा उसे साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ बना संवार के भी बहुत रखती थी। उनका घराना गांव के चंद मतमूल घरानों में से था और जन्नत का लिबास गांव के दीगर बच्चों के मुकाबले में कीमती और बढ़िया होता था। जन्नत की पैदाइश से पहले भी दीन मोहम्मद के घराने के माली हालात बहुत अच्छे थे। वो उन काश्तकारों में से थे जिनकी ज़मीनें सारा साल अनाज देती और उन्हें कभी भी अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरों के हाथों की तरफ नहीं देखना पड़ता। लेकिन जन्नत के बाद तो जैसे सब कुछ ही बदल गया था। दीन मोहम्मद ने यह के बाद दिकरे बहुत से ज़रूरी अराजी खरीदी थी और ये अराजी फसलों की सूरत जैसे सोना उगल रही थी। मज़ारों और मवेशियों की तादाद पहले से कहीं गुना बढ़ चुकी थी। रुपए की फरावानी के साथ साथ ज़ोरा के सलीके ने घर की हालत भी बदल दी थी। दीन मोहम्मद ने घरेलू काम के लिए उससे कई मुलाजमाएँ रख कर दी थी, लेकिन वसाई के सिवा ज़ोरा ने सबको फारिग कर दिया। उसे हाथ पैर तोड़कर पलंग पर बैठे रहना कतई गवारा न था। दीन मोहम्मद इस सारी तरक्की को जन्नत की खुशबख्ती करार देता था और इर्द गिर्द रहने वाले नन्ही जन्नत पर रश करते न थकते थे। बाहर आंगन में एक शोर बुलंद हुआ था। ज़ोरा ने चौंक कर बाहर देखा। छोटी बीबी का पैर फिसल गया बीबी। वसाई दरवाजे में खड़ी इतला दे रही थी। ज़ोरा चमचा छोड़कर सरहद से बाहर लपकी। बच्चे बड़े सब जन्नत के गिर जमा थे। जन्नत की थोड़ी सी झरझर खून बह रहा था। हाय मेरे अल्लाह! ज़ोरा ने तड़प कर दिल थाम लिया। कैसे लगी चोट? क्या हुआ मेरी बच्ची को? वो रोते हुए उसकी तरफ बढ़ी। दीन मोहम्मद ने जन्नत को गोद में उठाकर कमरे में ले जाकर पलंग पर लिटा दिया। ज़ोरा ने दुपट्टे का पल्लू रोती हुई जन्नत की थोड़ी पर रख दिया। दीन मोहम्मद बाहर निकल गया। वसाई दौड़ के जा, थोड़ी बर्फ़ लेकर आ, जल्दी कर। ज़ोरा ने अपने असाब पर काबू पाने की कोशिश करते हुए वसाई को मुखातिब किया था। साथ साथ वो जन्नत को खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी। उसकी थोड़ी से निकलने वाला खून ज़ोरा को अपने जिस्म से निकलता महसूस हो रहा था। वसाई कटोरा भर बर्फ़ ले आई। ज़ोरा ने बर्फ़ का टुकड़ा ज़ख्म पर लगाया, फिर झुंझला गई। मेरी भी मत्ती मारी कि भला बर्फ़ से भी खून रुकता है। वसाई रसोई में तो मैंने हल्दी पीस कर रखी थी, जा जल्दी से लेकर आ। हल्दी की वाफिर मिकदार लगाई, तब जाकर खून बहना कम हुआ। छोटी बीबी को बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा बीबी, ज़ख्म इतना गहरा, मुझे लगता है टांके लगेंगे। ये शोर कैसा है वसाई? वसाई ने दरवाजे से झांक कर फिर सीने पर 2 हत्थर मारकर बोली, हाय मैं मर गई। बड़ी बीबी, चौधरी जी ने फरूक पुत्र को मार मार के अधमुआ कर दिया। क्या? ज़हरा बौखला कर खड़ी हुई। मैंने खुद देखा था बड़ी बीबी। जन्नत बीबी का अपना पैर फिसला था। फ़रूक ने कुछ नहीं कहा। ज़ोरा तेज़ी से बाहर भागी। फ़रूक सिसकियाँ भरता बाप के पीछे छुप रहा था। मैंने कहा ना दीन मोहम्मद, फ़रूक की कोई गलती नहीं है, जन्नत खुद ही गिर गई थी। बच्चों को ऐसी छोटी मोटी चोटें लग जाती हैं, जुबैदा का शौहर कह रहा था। खामखा गलती नहीं है, फ़रूक का पैर दरमियान में ना होता तो जन्नत कभी ना गिरती। इसकी वजह से मेरी बच्ची का इतना खून बहा है, मैं इसे ज़रूर सज़ा दूंगा। दीन मोहम्मद गुस्से से आग बगोला हो रहा था। और कितनी सज़ा देनी है? पहले ही इतनी बुरी तरह मार चुके हो मेरे बच्चे को, अब क्या जान लोगे इसकी? जुबैदा ने नागवारी से भाई को देखा। मेरी बेटी को चोट पहुँचाई है इसने, जान भी लूँ तो कम है। दीन मोहम्मद अपनी हद में रहो, मैं अपने बच्चे के ज़ख्मों का हिसाब लेने लगूँ तो अकल ठिकाने आ जाए। जुबैदा के शौहर ने गज़बनाक होकर कहा था। अपने बच्चे के लिए कैसी हड़क उठ रही है, और मेरी बच्ची? मामा जी मेरी गलती नहीं है, फ़रूक मुनमुनाया। तू चुप कर। दीन मोहम्मद आपे से बाहर हो रहा था। जुबैदा के शौहर ने गुस्से से बीवी को देखा। फ़रूक की गलती ना होने के बावजूद मैंने माफ़ी मांगी, लेकिन तुम्हारा भाई अब तक मेरे बेटे को गालियाँ दे रहा है। अब इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे भाई के घर रहने का शौक़ है तो रह, मैं अपने बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। ठहरो जी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये पहला मर्द है जिसकी बीवी ने बेटी जनी है, बल्कि बेटी भी क्या, मलका कहो। ज़रा सी बात पर आसमान सर पर उठा लिया। ऐसी भी क्या नाज बर्दारियाँ। मैं जा रही हूँ अम्मा, जिस घर में मेरे शौहर और बच्चों की इज्जत नहीं, उस घर में रहकर क्या करूँगी। हाँ हाँ जाओ, दीन मोहम्मद ने तनपुर से कहा। अगली बार आओ तो इस पोलियो को लेकर आने की ज़रूरत नहीं, मेरे घर के दरवाजे इस पर हमेशा के लिए बंद है। दीन मोहम्मद की ये आखिरी बात ताबूत में हतमी कील साबित हुई थी। जुबैदा ने अपना सामान खींच खांच कर निकाला। अम्मा और ज़ोरा हे करती रह गई और जुबैदा अपने बच्चों और शौहर के साथ घर की दहलीज पार कर गई। दीन मोहम्मद ने बांस का टुकड़ा दूर उछाला और घर की तरफ बढ़ गया, जिसके खुले दरवाजे से जन्नत की मुंतज़िर मासूम आंखें झांक रही थी।
अन्नू, वलीद ने दरवाजे पर दस्तक देकर कमरे में झांका। इनिया राइटिंग टेबल के सामने बैठी कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। वलीद की आवाज़ पर सर उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। देखा, अगर तुम मसरूफ़ नहीं हो तो क्या मैं अंदर आ जाऊँ? कुछ बात करनी है? उसे दरवाजे की तरफ देखता पाकर वलीद ने पूछा था। मैं पढ़ रही हूँ वलीद, इनिया ने एक नज़र वॉल क्लॉक पर डालते हुए कहा था। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा भी 15 मिनट। वलीद ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। खैरियत तो है ना वलीद? इनिया ने किस कदर हैरान होकर पूछा था। वलीद सर इस बात में हिलाते हुए बेड की पाइंती पर बैठ गया। हाँ, खैरियत है। वली क्या कर रहा है? बातें करने का मूड था तो उसे भी ले आते। इनिया ने कुर्सी का रुख उसकी तरफ मोड़ते हुए छोटे भाई के मुतल्लिक इस्तफसार किया था। वो तो कब का सो भी चुका और बातें करने का मूड नहीं था। मुझे पता था तुम पढ़ाई में बिजी होगी, बस एक आइडिया डिस्कस करना था, इसीलिए आ गया हूँ। कैसा आइडिया? इनिया इस्तफामिया नज़रों से उसे देखने लगी। वली चल हमें पुरसोच नज़रों से उसे देखता रहा, फिर पूछने लगा, तुम एग्ज़ाम्स में मसरूफ़ हो, शायद नोटिस ना किया हो, मगर मैं महसूस कर रहा हूँ मम्मी डैडी के दरमियान कुछ प्रॉब्लम चल रही है। कैसी प्रॉब्लम? इनिया बुरी तरह चौंकी। वो वाकई कुछ रोज़ से बहुत मसरूफ़ थी कि अपना भी होश ना था। इस बारे में मैं हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं फ़ील कर रहा हूँ कोई बात ज़रूर हुई है। वो उलझा उलझा सा बोल रहा था, जैसे खुद भी समझ ना पा रहा हूँ। उस रोज़ डिनर पर जो बात हुई, इसके बाद मैं देख रहा हूँ दोनों एक दूसरे से खिंचे खिंचे से हैं, आपस में बात भी नहीं करते। वो पहले भी बात नहीं करते थे। मैंने उन दोनों को ज़्यादा बात करते नहीं देखा, इनिया ने कहा था। खैर ये एक अलग मौजू है। बस मैं चाहता हूँ मुझे मेरे पेरेंट्स आम पेरेंट्स की तरह नज़र आएँ, खुशबाश, मुतमईन। शायद तुम्हें मेरी बात अजीब लगे अनु, लेकिन मुझे हमेशा लगता है जैसे उन दोनों को किसी ने साथ रहने पर मजबूर किया है। मम्मी डैडी के साथ और डैडी मम्मी के साथ खुश नहीं है। वलीद, वो लोग 18 साल से साथ हैं, खुश ना होते तो कब के अलग हो चुके होते, इनिया ने कहा। गो के उसके कुछ ख्यालात वलीद से मेल खाते थे, मगर उसकी राय बहरहाल मुख्तलिफ थी। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, वलीद ने साबका उलझन से कहा। फिर गहरी सांस लेकर बोला, परसों मम्मी और डैडी की वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं सोच रहा हूँ हम लोग उस रोज़ कोई सरप्राइज़ पिकनिक क्यों ना अरेंज कर लें। परसों 28 है, इनिया को एकदम याद आया था। हाँ, वलीद ने कहा। आइडिया अच्छा है वलीद, लेकिन मम्मी और डैडी जाने के लिए राज़ी नहीं होंगे। मम्मी तो शायद हमारा दिल रखें, जबकि डैडी, तुम जानते हो वो कितने खिलाफ हैं। आज तक उन्होंने अपनी एक भी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं की। डैडी को राज़ी करना मेरी जिम्मेदारी है, मम्मी को जिम्मेदारी तुम ले लो। डैडी ने सेलिब्रेशन नहीं रखी तो इस बार वो खुश होंगे। अगर वाकई मेरा शक दुरुस्त है कि उन दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। चलो ठीक है, बल्कि ये बड़ा अच्छा आइडिया है, इनिया ने कहा। फिर उसे देखकर शरारत से बोली, वाह मेरे भैया, तुम तो बड़े ज़हीन हो गए हो। ज़हीन तो खैर मैं पहले भी था, लेकिन बस जहानत का इजहार अब करने लगा। वो बेनियाजी से कहता खड़ा हो गया। मैं सारे इंतज़ामात मुकम्मल करके तुम्हें बता दूंगा। मेरा ख्याल है कल रात 12 बजे हम उन्हें विश करें और परसों पिकनिक मनाई जाए। इनिया ने इस बात में सर हिला दिया। परसों मेरी छुट्टी भी है, तुमने वली को बताया? तौबा करो, उसके सामने जिक्र भी मत करना। कल 12 बजने से पहले उसे भी बता देंगे, वरना उसके पेट में कोई बात रहती है। अभी जाकर सब कुछ मम्मी को बता देगा। तुम पढ़ो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, गुड नाइट। वली जाते हुए दरवाज़ा बंद कर गया था। इनिया दरवाजे को देखते हुए सोचने लगी, वली माशाल्लाह कितना समझदार हो गया। मम्मी और डैडी के माबैन जो ना समझ में आने वाली टेंशन चल रही है, उसे कितनी जल्दी भाम गया है। खुदा करे उसकी कोशिश कामयाब रहे, वरना मेरे प्यारे भाई को किस कदर मायूसी होगी। क्यों ना हम इस पिकनिक पे अब्बास भाई को भी इनवाइट कर लें। माँ उसे ख्याल आया था। उंगलियों में बाल पॉइंट घुमाते हुए वो सोचने लगी, आफ्टर ऑल वो भी तो इस फैमिली का हिस्सा है। ठीक है, मैं सुबह वलीद से बात करूँगी। किताब खोलते हुए वो पक्का तहिया कर चुकी थी। या अल्लाह, किस जुर्म की पाई है सज़ा, याद नहीं। क्या ये ज़माने भर की कम अकल लड़की को मेरी ही बहन बनाया जाना ज़रूरी था? वलीद ने सख्त लाचारी के आलम में आसमान की तरफ देखा, फिर गर्दन मोड़कर इनिया को घूरा, जो खुद को ज़माने भर की कम अकल लड़की करार दिए जाने पर बुरी तरह बुरा मना चुकी थी। अब अपनी खौफनाक आंखों के तीर चलाना बंद करो। तुम्हारे ये तीर मुझे हक गोई से बाज नहीं रख सकते। अदाए बेनियाजी से कहते उसने माथे पर लटकाए गॉगल्स आंखों पर सेट किए, कंधे पर लटकता थैला नुमा बैग का जाविया दुरुस्त करते हुए अपने ही गेट पर नस्ब आराइशी शीशे में अपना अक्स देखकर नजरें बद से बचाव की दुआ के मोहतरम हाई स्कूल जाते थे और आजकल के दीगर बच्चों की तरह निकसक से हीरो बनकर स्कूल जाना मजहबी फरीज़ा समझते थे। अपनी स्पोर्ट्स बाइक को किक लगाकर इनिया को बैठने का इशारा किया। इनिया उचक कर सवार हो गई और खफगी के इजहार के तौर पर बड़ी ज़ोर से कंधा भी दबोच लिया। क्या जायलों की तरह कंधा दबोचा है? मेरी शर्ट पर सिलवटें नहीं पड़ना चाहिए। हीरो साहब को अपने इम्प्रेशन की बड़ी फ़िक्र थी, सो ताकीद ज़रूरी समझी। यार अन्नो, ज़रा मुझ पर आयतल कुर्सी पढ़कर ही फूंक दो। बिल्कुल शहज़ादा लग रहा हूँ आज, कहीं अपनी ही नज़र न लग जाए।
इसी खदशे के पेश नज़र देर तक मिरर भी नहीं देखा। जब तुम्हारे कॉलेज के सामने बाइक रोकूंगा तो न जाने कितनी हसीनाएं अपनी उंगलियां चबा डालेंगी। लेकिन ये कोई परेशानी की बात नहीं है, तो फ़ख्र की बात है, मगर मुझे डर है कहीं किसी हासिद की नज़र ही न लग जाए और मैं सुबह सवेरे ज़ाया हो जाऊँ। प्लीज़ आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर फूंक दो। कैसी बहन हो तुम, भाई का ज़रा एहसास नहीं। कॉलोनी की सड़क अबूर करके मेन रोड तक आने में वो मुसलसल बोलता रहा था। इनिया ने एक ज़ोरदार घूंसा उसकी कमर पर जुड़ दिया। बहन के चहेते किसी की नज़र से तुम ज़ाया हो या ना हो, इसी तरह फजूल बकवास करते रहे तो मेरे हाथों ज़रूर ज़ाया हो जाओगे। दूसरा घूंसा पहले से ज़्यादा ज़ोरदार था। ओहो, बाइक बुरी तरह लहराई थी, फिर झुंझला कर बोला, अनोखी बच्ची, कितना भारी हाथ है तुम्हारा। लाला अली का हाथ भी तुमसे तो नाजुक ही होगा। मैं बता रहा हूँ, दोबारा मारोगी तो यहीं फुटपाथ पर फेंक के कॉलेज चला जाऊँगा। अगली बार मिरर देखो तो गौर से देखना, तुम्हारी शक्ल भी लैला अली से ही मिलती है। वो कहाँ चूकने वाली थी, फ़ौरन हिसाब बराबर कर लिया। वलीद ने बिला तवक्कुफ़ कहकर लगाया, मुझे बड़ा अफसोस है, तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हुआ मुझे शर्मिंदा करने का, क्योंकि लैला अली का नाम सिर्फ नाम ही लैला है, शक्ल से तो वो अच्छी खासी मर्दाना है। फिर एक और कहकर लगाया, बुरा हो उस वक्त का जब मैंने तुमसे कॉलेज ड्रॉप करने को कहा था। ऊट पटांग बातें करके मेरा दिमाग चाट रहे हो। इससे अच्छा था मैं डैडी के साथ ही चली जाती। हम घर से ज़्यादा दूर नहीं आए, कहो तो वापस छोड़ा तुम आराम से डैडी की 4 व्हीलर में बैठकर कॉलेज जाना। लेकिन जो ख्याल कुछ देर पहले मेरे सामने ज़ाहिर किया, प्लीज़ उसे डैडी के सामने ज़रूर दोहराना। और फिर डैडी तुम्हारा जो हशर करेंगे ना, इसके बाद नानी अम्मा ना याद आ गई तो मेरा नाम बदल कर लैला अली या राखी सामंत रख देना। इनिया ने फिर से उसे घुंसा जुड़ दिया। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि डैडी खफा हो जाए। ये तुम तखरीबी कार्रवाइयाँ तो बंद करो, वो झुंझला कर बोला। यकीन करो अन्नो, आज तक तुम्हारी दिल आज़ारी के ख्याल से मैं खुद को सच बोलने से रोकता रहा हूँ, मगर आज मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा। प्लीज़ मुझे कहने दो, तुम जितनी शक्ल से अहमक लगती हो उससे कहीं ज़्यादा बेवकूफ़ हो। तुम सिर्फ डैडी की खफकी की बात कर रही हो। तुम्हारी बात सुनकर शबीब भाई भी नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन क्यों? ओ मेरी अक्ल वाली बहन, जो शख्स हमारी शक्ल देखने पर तैयार नहीं है वो हमारी खुशी में क्यों शरीक होगा? हमारे मम्मी डैडी की एनिवर्सरी हमारे लिए अहम है, उनके लिए नहीं। मैं तुमसे अहमकाना बात की तवक्को ही नहीं कर रहा था। मम्मी डैडी की शादी, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, शबीब भाई की ज़िंदगी का अलमिया है। कभी किसी को अलमिया पे खुशी मनाते देखा? वलीद का हकीकत पर मबनी तज्जिया। इनिया कायल हो गई, लेकिन मायूस भी। कहते तो खैर तुम ठीक हो, लेकिन वलीद, मुझे हमेशा एक एहसास रहता है जब तुम, मैं और वली मम्मी और डैडी के साथ होते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारी फैमिली नामुकम्मल है। शबीब भैया की कमी बहुत महसूस होती है मुझे। फिर मैं सोचती हूँ मुझे तो कभी उनके साथ बैठकर बात करने का मौका भी नहीं मिला, तब भी इतनी कमी महसूस करती हूँ उनकी। मम्मी क्या महसूस करती होंगी, वो तो बहुत मिस करती होंगी भैया को। मम्मी ने कभी तुमसे कहा है? वली ने पूछा। वो कहाँ कुछ कहती, उन्हें तो घुट घुट के रहने की आदत पड़ी हुई है, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ उनके दिल की कैफियत को। सच कहूँ तो शबीब भाई को इनवाइट करने का ख्याल भी मुझे सिर्फ मम्मी की वजह से आया। मम्मी के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी होती और डैडी के लिए बहुत बड़ी नाखुशी। वलीद ने दो बदू कहा था। प्लीज़ वलीद, क्या पता डैडी खफा ना हो। मैंने बहुत अरसे से मम्मी को बहुत खुश नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे वो बहुत जबर करके मुस्कुराती हूँ। तुम मेरे साथ शबीब भाई के पास चलो, वो मिन्नत से बोली। मेरा दिमाग ख़राब नहीं कि जाकर बेइज्जती करवाऊँ। जो बंदा हमारी शक्ल तक देखने का रवादार नहीं, उसके घर जाकर जलील नहीं होना मुझे। वलीद ने साफ कहा। तुम बात ना करना, मैं कर लूँगी। इनिया ने एक और राह दिखाई। मैं उनके घर जाने पर नहीं राज़ी, तुम बात की बात करती हो। प्लीज़ वलीद, मेरे प्यारे भाई नहीं हो। भाई हूँ, प्यारा भी हूँ, लेकिन ये बात नहीं मानूँगा। खैर, तुम तो मेरी कोई भी बात नहीं मानते, वो गुस्से से बोली। झूठी एक नंबर की। परसों आइसक्रीम किसने ला कर दी थी? और तुम्हारी उस बदसूरत सहेली के घर से नोट्स कौन लाया था? तो कोई एहसान नहीं किया था। मैं भी तुम्हारी कितनी बातें मानती हूँ, काम भी कितने कर देती हूँ। परसों तुमने आइसक्रीम ला कर दी थी तो बदले में शर्ट भी तो धुलवाई थी मुझसे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? शर्ट तो शाजिया भी धो सकती थी। तुमने क्या कमाल किया? वलीद, तुम इंतहाई एहसान फरामोश हो। अल्लाह करे तुम्हारी शादी भी किसी शाजिया जैसी लड़की से हो जाए जिसके नाखून मैल से भरे रहते और जो 10-10 दिन नहाई भी ना हो। और खुदा करे तुम्हारी शादी बब्बू बुराल से हो जिसके सर पर ऐसी बद्दुआ पर। इनिया ने उसे फिर मुक्का जुड़ दिया। वली ने पलटकर कोई सख्त बात कहना चाही। पल भर के लिए सड़क से नज़रें हटी। दो तरफा ट्रैफिक थी। होश उस वक्त आया जब सामने से आती गाड़ी सर पर पहुंच के तकदीर का फैसला, एक ज़बरदस्त तसादुम। वलीद, इनिया के लबों से चीख निकल गई थी। बाइक
दूर टूटी हुई पतंग की तरह लहराती फुटपाथ से टकराई। इनिया घुटनों के बल फुटपाथ पर गिरी। वलीद ने पाँव का सहारा लेकर बामुश्किल अपनी बाइक को गिरने से बचाया था, मगर इस कोशिश में वो खुद एक तरफ को लटक सा गया था। शबीर ने अगर बरवक्त गाड़ी को ब्रेक न लगाए होते तो यकीनन उस वक्त खौफनाक तसादुम होना था। अरे ये तो वलीद और इनिया है, जेडी ने विंड स्क्रीन से झांकते हुए कहा। फिर वो दोनों ही बड़ी तेज़ी से कार से निकलकर उनके पास पहुंचे। चोट तो नहीं लगी? इनिया पहले ही खड़ी हो चुकी थी। जेडी ने वलीद को बाइक सीधी करने में मदद दी। इनिया ने खफत के मारे जल्दी से नफ़ी में सर हिला दिया। वलीद खामोश रहा। 2-3 राहगीर सूरत हाल का जायज़ा लेने खड़े हो गए थे। शबीर ने पहले उन्हें भगाया, फिर वलीद को डपट कर बोला, दिखाई नहीं देता तुम्हें? जब बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? उसका लहजा सख्त और अजनबी था, जैसे अभी तक किसी राहगीर से मुखातिब हो। चलानी तो खैर आपको भी कार नहीं आती, फिर आप क्यों कोशिश करते हैं? वलीद ने खफगी से दुबदू कहा था। शबीर का पारा चढ़ गया। यू इडियट, एक तो गलती करते हो, फिर ज़बान चलाते हो। मैं तुम्हें। वो आगे बढ़ा। जेडी ने बेसाख्ता उसको शाने से थाम कर रोका था। प्लीज़ शबीर भैया, गलती मेरी थी, आप वलीद को कुछ ना कहिए। इनिया मुनमुनाई। शबीर ने गज़बनाक नज़रों से उसे घूरा। शट अप एंड डोंट कॉल मी भैया। बिला वजह की रिश्तेदारियाँ जोड़ने से सख्त नफरत है मुझे, उसने सख्त लहजे में कहा और पलटकर कार का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से बंद कर दिया। जेडी ने हमदर्दी से इनिया के मुरझाए हुए चेहरे को देखा, फिर वलीद को, जिसका चेहरा खफत और गुस्से से लाल हो रहा था। वो बेचारा ना 3 में ना 13 में मखमसे में पड़ गया। वलीद आओ, हम तुम लोगों को ड्रॉप कर देते हैं। वलीद झुककर बाइक की चोटों का जायज़ा ले रहा था। पल भर के लिए जेडी की तरफ देखकर बोला, वो जिन बैठने देगा अपनी गाड़ी में? जिन जेडी के इंतज़ार में हॉर्न पर हाथ रखकर भूल चुका था। वलीद बदतमीज़ी मत करो, इनिया ने डांट दिया। जेडी ने लाचारी से अपने गिर्द मौजूद उन 3 किरदारों को देखा, जिनके दरमियान उसे अपना वजूद पिंग पोंग बॉल की तरह महसूस हो रहा था। फिर उसने वलीद का कंधा थपथपाया और पलटकर कार में जा बैठा। गाड़ी जन से उनके करीब से निकली थी। वलीद ने पलटकर इनिया को घूरा। उनको समझा था भैया तुमने, था का मतलब तो तुम्हें आता होगा। सड़ियल, बैठो अब चलेंगे शाम को इनकी तरफ। तुम पिकनिक पे आने की दावत दे लेना। मुझे यकीन है वो हंसी खुशी राज़ी हो जाएंगे। इनिया की लटकी हुई शक्ल देखकर भी वो तन से बाज नहीं आ रहा था। वो बुझे दिल से बाइक पर सवार हुई तो वलीद ने बाइक आगे बढ़ा दी। तो ये है इसकी तीसरी एपिसोड। यार कुछ कुछ तो अच्छा लग रहा है मुझे नॉवल, और बहुत मज़े का ये करैक्टर, मतलब बकवास बहुत करते हैं इसमें, फजूल बकवास। एक तो शादी जो उसके मतलब वो जो जेडी के दोस्त हैं वो भी बड़ी फजूल बकवास करते हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आती उसका नाम क्या है। जेडी कहीं लिखा होता है, कहीं उसका वो जेंदी पता नहीं क्या वो यार लिखा होता है, और इनिया का तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है। मैंने नाम पहली दफ़ा पढ़ा है। इनिया भी कोई नाम हुआ यार। जीनिया के तो समझ में आता है कि शायद जे हो तो जीनिया लिखा हो, पर मैंने कहा शायद मैं ही गलत पढ़ रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था, मैं गलत नहीं पढ़ रही, वो लिखा ही इनिया हुआ है। लेकिन ओके, आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत पढ़ रही हूँ तो। बाकी मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अभी तक तो सही जा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में कल। अल्लाह हाफिज़।